सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सटीक बैठते हैं। बिल्कुल। आज हम भारत के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की गहन पड़ताल करने जा रहे हैं जो लाखों युवाओं, उनके परिवारों और हाँ, देश के नीति निर्माताओं को सचमुच सोने नहीं दे रहा है। हाँ। ये है भारत का गंभीर रोजगार संकट और इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। निश्चित रूप से। और आज का हमारा जो विश्लेषण है वो द प्रिंट में छपे एक काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। हाँ। जो इस समस्या की आप कह सकते हैं कई परतों और इसकी जटिलता को सामने लाता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, मतलब ये एक गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौती है। सही कहा। और ये विषय सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि उनके लिए तो ये मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर्स और प्रीलिम्स के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल है। बल्कि ये हर उस जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है जो भारत की विकास यात्रा और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें समझना चाहता है। सही। तो आज हमारा लक्ष्य है द प्रिंट के इस विश्लेषण में जो तथ्य दिए गए हैं, जो तर्क हैं, जो सुझाव हैं, उनकी गहराई में उतरना और समझना कि संकट कितना बड़ा है और राहें क्या हो सकती हैं। आइए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। और देखिए, इस पूरी चर्चा के केंद्र में ना एक बड़ा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा। एक तरफ हम सुनते हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वैश्विक मानकों के हिसाब से। हाँ, ये तो सुनते ही रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस ऊंची ग्रोथ के साथ उस अनुपात में मतलब अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही। और यही स्थिति है जो हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश, मतलब हमारी जो विशाल युवा आबादी है, उसे एक अवसर के बजाय एक तरह के संभावित संकट में बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसी संकट की वास्तविक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। जड़ कहाँ है इस समस्या की? द प्रिंट का विश्लेषण इशारा करता है कि भारत के विकास कहानी में कहीं न कहीं एक ढांचागत, एक स्ट्रक्चरल कमी है। हाँ। पर्याप्त और अच्छी नौकरियों का अभाव। ये कोई ऊपरी मुद्दा नहीं, बल्कि हमारी आर्थिक संरचना से जुड़ा है। और ये केवल एक धारणा नहीं है, आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हालांकि हाँ, हमें उन आंकड़ों को थोड़ी सावधानी से देखना होगा। अच्छा, आंकड़ों की बात आई है तो हालिया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मतलब पीएलएफएस रिपोर्ट 2023-24 कुछ चौंकाने वाली बातें बताती हैं। जी। शहरी युवाओं को देखें, 15 से 29 साल का जो आयु वर्ग है, बेरोजगारी दर 17.5% है। 15.7%, काफी ज्यादा है ये। इसका सीधा मतलब है कि शहरों में लगभग हर 6 युवा में से एक सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहा है पर उसे मिल नहीं रहा। हालांकि अगर हम ओवरऑल बेरोजगारी दर देखें तो वो 3.2% बताई गई है, जो पिछले साल जितनी है। हाँ, यहीं पर मतलब आंकड़ों की सीमाओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, पीएलएफएस जो मोटे तौर पर ये मापता है कि काम करने लायक उम्र की आबादी का कितना हिस्सा रोजगार में है, उसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी कह सकते हैं उदार है। अगर किसी व्यक्ति ने सर्वे से पहले के हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा भी किसी आर्थिक गतिविधि में काम किया है, तो उसे रोजगार प्राप्त मान लिया जाता है। सिर्फ 1 घंटा? जी हाँ, 1 घंटा। तो ये परिभाषा अक्सर जो जमीनी हकीकत है, खासकर जो अल्प रोजगार है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, मतलब लोगों को उनकी योग्यता या इच्छा से बहुत कम घंटे काम मिलना, और साथ ही जो तेजी से बढ़ रही असुरक्षित गिग इकोनॉमी है, उसकी व्यापकता को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती है। अच्छा। कई लोग बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना सोशल सिक्योरिटी या नौकरी की स्थिरता के काम कर रहे होते हैं, पर आंकड़ों में वे रोजगारशुदा दिख सकते हैं। तो वो जो हेडलाइन नंबर है 3.2%, वो पूरी कहानी नहीं कहता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। मतलब रोजगार की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चिंता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन पहले जरा ग्रामीण भारत की तस्वीर देखते हैं, जो शायद और भी गंभीर है। हाँ, वो तो है। स्रोत के अनुसार एक औसत कृषि परिवार की मासिक आय महज 13,000 रुपए के आसपास है। 13,000 रुपए प्रति माह। सोचिए जरा, इतनी कम आय में गुजारा करना कितना मुश्किल है, ये हम समझ सकते हैं। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। और ये समस्या को एक अचानक नहीं आई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि महामारी आने से पहले भी देश के जो सबसे गरीब 20% परिवार थे, उनकी आय असल में घट रही थी। और महामारी और उसके बाद के जो आर्थिक प्रभाव पड़े, उसने तो स्थिति को और बदतर ही किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं। इसके सबूत भी हमें कई तरफ दिखते हैं।
है ना, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हाँ, MGNREJ। और गांवों से शहरों की ओर जो पलायन बढ़ रहा है वो भी इसी संकट का एक पहलू है। हाँ, और सबसे दुखद और चिंताजनक आंकड़ा, 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। 11,000 से ज्यादा! ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ग्रामीण भारत एक गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। ये कृषि पर निर्भरता की सीमाओं को दिखाते हैं और ये भी कि ग्रामीण भारत को कितनी ज्यादा जरूरत है गैर कृषि क्षेत्र में स्थायी और अच्छी आय वाले रोजगार के अवसरों की। बिल्कुल। ये आत्महत्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये खोई हुई जिंदगियां हैं, उजड़े हुए परिवार हैं और हमारी पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। और हाँ, UPSC के नजरिए से देखें तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संकट, सामाजिक न्याय, इन सब विषयों से सीधे जुड़ता है। आपने बिल्कुल सही संदर्भ दिया। और जैसा कि हमने पहले इशारा किया था, ये संकट सिर्फ नौकरियों की संख्या का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी गुणवत्ता का भी है। द प्रिंट का लेख इस पर भी काफी जोर देता है। हाँ। जो नई नौकरियां बन भी रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है। जी, इनफॉर्मल सेक्टर। ये इसका मतलब क्या? कम वेतन, काम के लंबे घंटे और किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, इन सब का अभाव। कुछ नहीं। लाखों लोग बिना किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट या नौकरी की सुरक्षा के काम कर रहे हैं, एक अनिश्चित भविष्य के साथ। अर्थव्यवस्था भले ही कागजों पर बढ़ रही हो, पर उसका लाभ सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। इसी संदर्भ में वो जो महिला श्रम बल भागीदारी है, FLFPR, उसके हालिया आंकड़ों को देखना भी दिलचस्प है। हाँ, उसमें तो सुधार बताया जा रहा है। हाँ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो पिछले कुछ सालों में इसमें काफी सुधार आया है, लेकिन कई अर्थशास्त्री और आलोचक इस सुधार की प्रकृति पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, किस तरह के सवाल? उनका तर्क है कि ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से महिलाओं के बिना भुगतान वाले पारिवारिक काम, जैसे अपनी खेत या छोटे फैमिली बिजनेस में मदद करना, या फिर बहुत कम उत्पादकता वाले कामों में लगने की वजह से दिख रही है, न कि अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियों के कारण। तो ये एक तरह का मतलब विरोधाभास है। आंकड़ों में सुधार दिखता है, पर जमीनी हकीकत यानी काम की गुणवत्ता और उससे मिलने वाली आय वो शायद उतनी नहीं बदली है। हाँ, ये इस बात को रेखांकित करता है कि हमें सतही आंकड़ों से आगे जाकर रोजगार की गुणवत्ता और महिलाओं के लिए वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देने की जरूरत है। सही बात है। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। बिल्कुल। सतही आंकड़े कई बार मूल समस्या को ढक लेते हैं। हमें ये पूछना होगा कि क्या महिलाओं को वाकई में बेहतर वेतन वाले सुरक्षित रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? क्या उनके काम को पहचान मिल रही है? ये सवाल पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में होने चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सरकार की कोशिशों और योजनाओं पर। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों को चुना है जिनमें काफी संभावनाएं हैं, जैसे कपड़ा, टेक्सटाइल्स, पर्यटन, टूरिज्म, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, भंडारण, वेयरहाउसिंग। हाँ, ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। बिल्कुल। इनको बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं, सब्सिडी और दूसरे इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि दी प्रिंट का विश्लेषण बताता है, इन कोशिशों के नतीजे उम्मीद से कम रहे हैं, खासकर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के मामले में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? मतलब इरादे तो शायद नेक हैं, पर नतीजे क्यों नहीं दिख रहे? स्रोत के अनुसार समस्या अक्सर नीति के इरादे में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन में है। अच्छा, जमीनी स्तर पे? हाँ, जमीनी स्तर पर उद्यमियों को आज भी कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बिजनेस शुरू करने या चलाने के लिए अनेकों विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती है, अनगिनत NOCs हासिल करने होते हैं और कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये प्रक्रियाएं बहुत समय लेने वाली और हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या बताई गई है हमारे समाज और व्यवस्था में, जो बिजनेस फेलियर्स हैं उनको लेकर एक नेगेटिव रवैया। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। असफलता को लगभग एक क्राइम या नैतिक विफलता मान लिया जाता है। इस डर से उद्यमी बड़े या नए जोखिम लेने से हिचकिचाते हैं, जो इनोवेशन और विस्तार के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही जो कंपटीशन अथॉरिटीज हैं, प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, वो भी बाजार में जो मोनोपोलिस्टिक या दबदबे वाली प्रवृत्तियां हैं, उन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कुछ बड़े खिलाड़ी बाजार पर हावी हो जाते हैं और छोटे व नए उद्यमियों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। और इन सब के ऊपर कई क्षेत्रों में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज, अत्यधिक विनियमन मतलब एक्सेसिव रेगुलेशन का बोझ है। जी हाँ,
नियमों का जाल इतना जटिल है कि उसका पालन करना ही अपने आप में एक बड़ा काम बन जाता है। और कभी-कभी टैक्स सिस्टम भी कठोर या अस्पष्ट लगता है, जो बिजनेस करने की लागत और अनिश्चितता को बढ़ाता है। यहीं पर वो विनियमन सरलीकरण यानी डीरेगुलेशन की बात आती है। मतलब व्यापार शुरू करने और चलाने के लिए जो गैर जरूरी नियम है, नियंत्रण है, प्रक्रियाएं हैं, उनको कम करना या हटाना, ताकि उद्यमी अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सकें। एग्जैक्टली। अगर हम इन सभी चुनौतियों को एक साथ रखें, नौकरशाही की बाधाएं, जोखिम लेने से हिचक, कमजोर कंपटीशन, ज्यादा नियम, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सरकार जो प्रोत्साहन या सब्सिडी देती भी है, वो बड़े पैमाने पर स्थायी नौकरियों में तब्दील नहीं हो पाती। देश में जो पूंजी है, कैपिटल है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। कई उद्यम चाहकर भी अपना आकार नहीं बढ़ा पाते। और सबसे महत्वपूर्ण, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें रोजगार पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाती। वे एक तरह से बंधी रह जाती हैं। इसलिए द प्रिंट का लेख एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देता है। क्या? वो कहता है कि शायद अब सब्सिडी और इंसेंटिव्स के एक और दौर की घोषणा करने के बजाय 2 चीजों पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अच्छा। पहला, विनियमन को सरल बनाना, डीरेगुलेशन, मतलब व्यापार करने में आने वाली गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। ठीक है। और दूसरा, प्रतिस्पर्धा कानून को मजबूत करना, विशेष रूप से एक शक्तिशाली और स्वतंत्र कंपटीशन कमीशन के जरिए, ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो कि बाजार में सबके लिए बराबरी का मौका हो और कोई 1-2 कंपनियां पूरे बाजार पर कब्जा न कर लें। स्रोत इस संदर्भ में राजस्थान के एक कानून का उदाहरण भी देता है, MSME फैसिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2019। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। इस कानून ने एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया। नई MSME स्थापित करने के लिए राज्य के किसी भी कानून के तहत पहले से परमिशन या अप्रूवल लेने की जरूरत को 3 साल के लिए खत्म कर दिया। 3 साल के लिए? वाह। जी। लेक इसे एक संभावित मॉडल मानता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाकई में जमीन पर दिखे। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे सिर्फ प्रशासनिक सुधारों से भी रोजगार बढ़ाने के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये नीतियों के क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। एक समाधान जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है वो है स्किलिंग, कौशल विकास। हाँ, स्किल इंडिया मिशन। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है और निश्चित रूप से युवाओं को बाजार की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड बनाना महत्वपूर्ण है। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी? कि अकेले स्किलिंग काफी नहीं है, ये रोजगार सृजन का विकल्प नहीं बन सकता। हाँ। अगर हम लाखों युवाओं को ट्रेन कर दें लेकिन अर्थव्यवस्था में उनके लिए पर्याप्त नौकरियां ही ना हों, तो हम सिर्फ कुशल बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर देंगे। ये तो अपने आप में एक नई समस्या होगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। अर्थशास्त्र में हम सप्लाई साइड यानी कौशल देना और डिमांड साइड यानी नौकरियों की मांग पैदा करना, इसकी बात करते हैं। केवल सप्लाई साइड पर ध्यान देना और डिमांड साइड को नजरअंदाज करना, ये तो अधूरा समाधान है। हमें दोनों पर एक साथ काम करना होगा। बिल्कुल, युवाओं को स्किल भी दें और साथ ही अर्थव्यवस्था में उन स्किल्स के लिए मौके भी पैदा करें। एग्जैक्टली। इसी जरूरत को समझते हुए द प्रिंट का विश्लेषण एक व्यापक और सुसंगत राष्ट्रीय रोजगार मिशन, एक नेशनल जॉब्स मिशन की वकालत करता है। ये कोई एक योजना नहीं, बल्कि एक पूरा अप्रोच या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसका लक्ष्य हो, पहला, लेबर इंटेंसिव रोजगार को बढ़ाना, दूसरा, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना, और तीसरा, हमारे वर्कफोर्स को भविष्य के तकनीकी बदलावों, खासकर AI के लिए तैयार करना। स्रोत के अनुसार इस प्रस्तावित मिशन को एक साथ 3 प्रमुख मोर्चों पर काम करने की जरूरत होगी ताकि रोजगार संकट का एक स्थायी समाधान निकल सके। पहला मोर्चा है उन उद्योगों को टारगेटेड सपोर्ट देना जिनमें रोजगार पैदा करने की भारी क्षमता है, मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जी। लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ सब्सिडी के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से रेगुलेशन को सरल बनाकर दिया जाना चाहिए। अच्छा, डीरेगुलेशन फिर से? हाँ, जैसा हमने पहले चर्चा की, बाधाओं को हटाना, कंप्लायंस को आसान बनाना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, ये कदम कपड़ा और परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। इनमें लाखों रोजगार पैदा करने की क्षमता है अगर उन्हें सही माहौल मिले। बिल्कुल।
और ये डीरेगुलेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर बिजनेस करने की कॉस्ट को कम करता है, उद्यमियों का समय बचाता है और उन्हें विस्तार और नए निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, जब व्यापार फलता फूलता है तो रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ते हैं। ये नौकरशाही के मकर जाल को हटाने जैसा है। मिशन का दूसरा मोर्चा है ग्रामीण अवसंरचना, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश। ये भी बहुत जरूरी है। इसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, गांव को जोड़ने वाली अच्छी सड़कें बनाना, कृषि उपज के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज का निर्माण और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना शामिल है। पर लाखों लोगों के लिए तुरंत रोजगार पैदा होगा। हाँ, ये तो है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म लाभ ये है कि ये निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। कैसे? देखिए, बेहतर सिंचाई से कृषि उपज बढ़ेगी, अच्छी सड़कों से उपज को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा, बेहतर भंडारण से बर्बादी कम होगी और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य से ह्यूमन कैपिटल का विकास होगा। हाँ। ये सब मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के नए अवसर पैदा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ चुनौती होगी विभिन्न सरकारी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की, ताकि ये परियोजनाएं समय पर और असरदार तरीके से पूरी हों। सही कहा, कोऑर्डिनेशन एक बड़ी चुनौती रहती है अक्सर। और तीसरा मोर्चा, जो शायद भविष्य के लिहाज से सबसे स्ट्रेटेजिक है, वो है टेक्नोलॉजी और खासकर एआई को हमारी रोजगार रणनीति का हिस्सा बनाना। हाँ, एआई, इसे हम खतरे के रूप में देखें या अवसर के रूप में? यही सवाल है। हम एआई को केवल एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत ये सुझाता है कि एआई इंटीग्रेशन पर 2 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। 2 स्तर? हाँ, पहला, हमें सिस्टम लेवल पर एआई ट्रेन्ड वर्कफोर्स तैयार करना होगा। ऐसे लोग जो एआई सिस्टम बना सकें, उन्हें मैनेज कर सकें, उनमें सुधार कर सकें। इसमें एआई टेक्नीशियन, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स एक्सपर्ट, डिजाइनर, इंजीनियर, ये सब शामिल होंगे। ठीक है। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर, जो शायद समावेशी विकास के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, वो है विभिन्न विकासशील उद्योगों में ऑपरेटिंग लेवल पर एआई स्किल्स का लोकतंत्रीयकरण करना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई स्किल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें कृषि, लॉजिस्टिक्स, कपड़ा उत्पादन, हेल्थ केयर असिस्टेंट, निर्माण श्रमिक जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले आम कार्यकर्ताओं को भी एआई आधारित उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि एआई केवल कुछ हाई स्किल लोगों के लिए ही फायदेमंद न रहे, बल्कि ये व्यापक स्तर पर रोजगार का गुणक बने, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बने, न कि लोगों को रोजगार से बाहर करने का स्रोत। बिल्कुल। अगर तकनीक का लाभ केवल टॉप एक्सपर्ट्स तक सीमित रह गया तो ये असमानता को और बढ़ाएगा। समावेशी विकास तभी संभव है जब टेक्नोलॉजी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो उसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हालांकि ये सोचना भी जरूरी है कि इस लोकतंत्रीकरण को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इसके लिए किस तरह के ट्रेनिंग मॉडल और संसाधनों की जरूरत होगी, ये अपने आप में एक चुनौती है। तो ये राष्ट्रीय रोजगार मिशन की काफी महत्वाकांक्षी और बहुआयामी रूपरेखा है। उद्योगों को खोलना, गांवों को मजबूत करना और भविष्य की तकनीक को अपनाना। हाँ, काफी व्यापक है। लेकिन ऐसे किसी भी बड़े मिशन के लिए एक बुनियादी सवाल हमेशा उठता है, इसके लिए संसाधन, मतलब पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंसिंग। स्रोत इसके लिए राजकोषीय नवाचार, फिस्कल इनोवेशन की जरूरत पर जोर देता है। हाँ, राजकोषीय नवाचार का मतलब है कि सरकार को अपनी आय बढ़ाने और खर्च करने के जो पारंपरिक तरीके हैं, उनसे हटकर कुछ नए और ज्यादा प्रोग्रेसिव और कुशल तरीके खोजने होंगे। सिर्फ ज्यादा कर्ज लेना या मौजूदा योजनाओं में कटौती करना शायद काफी ना हो। स्रोत इस दिशा में कुछ ठोस सुझाव भी देता है। पहला है प्रगतिशील कर सुधार, प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म। जी। इसका मतलब है एक ऐसी टैक्स प्रणाली बनाना जो ज्यादा न्याय संगत हो। इसमें डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का आधार बढ़ाना शामिल हो सकता है, मतलब ज्यादा लोगों और कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाना जो अभी बाहर हैं। ठीक है, टैक्स बेस बढ़ाना। हाँ, साथ ही इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी को और तर्कसंगत बनाना और टैक्स सिस्टम में जो लीकेज है, टैक्स चोरी है, उसे रोकना भी जरूरी है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मूल सिद्धांत यही है कि जिनकी आय ज्यादा है वे टैक्स का बड़ा हिस्सा दें। और एक और महत्वपूर्ण, शायद थोड़ा विवादास्पद सुझाव भी है उसमें। हाँ, वो है देश के सबसे गरीब परिवारों को
एक न्यूनतम स्तर की डायरेक्ट इनकम या वेज सपोर्ट प्रदान करना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसा। हाँ, कम से कम तब तक जब तक कि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हो जाती। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसे मुफ्त की खैरात या डोल्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अर्थव्यवस्था में मांग, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने और सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक जरूरी निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बात समझने वाली है। जब गरीब परिवारों के हाथ में पैसा आता है तो वे उसे खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि रोजगार का मुद्दा केवल अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा संबंध सामाजिक स्थिरता, राजनीतिक शांति और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। जब बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार और निराश होते हैं तो उसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सही कहा। इसलिए आर्थिक नीति, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण के बीच के इस अटूट संबंध को पहचानना होगा। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि सिर्फ उच्च जीडीपी विकास दर का जश्न मनाना तब तक काफी नहीं है जब तक कि उस विकास का लाभ रोजगार के रूप में आम लोगों तक ना पहुंचे। विकास समावेशी होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भारत आज एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। हमने हाई ग्रोथ रेट तो हासिल की है, लेकिन उसके साथ हाई एम्प्लॉयमेंट रेट हासिल करने में हम पिछड़ गए हैं। हाँ, ये गैप है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जब तक हम डिमांड साइड यानी नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तब तक स्किलिंग के प्रयास भी अधूरे रहेंगे। इसलिए एक साहसिक, समन्वित और बहुआयामी राष्ट्रीय रोजगार मिशन की तत्काल आवश्यकता है। और जैसा कि स्रोत रेखांकित करता है, इस मिशन के जो 3 स्तंभ हैं, लेबर इंटेंसिव उद्योगों के लिए डिरेगुलेशन, ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और भविष्य के लिए वर्कफोर्स का तकनीकी एकीकरण, ये अलग अलग विकल्प नहीं है, बल्कि एक समग्र रणनीति के अनिवार्य हिस्से हैं। तीनों पर एक साथ काम करना होगा। बिल्कुल। केवल इसी तरह के व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण से ही भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के वादे को वास्तविक समावेशी समृद्धि में बदल सकता है। हाँ। यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास का मतलब लाखों करोड़ों लोगों के लिए बेहतर आजीविका और सुरक्षित भविष्य हो। यह एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न उठता है, जो इस पूरी योजना की सफलता के लिए केंद्रीय है। क्या है वो? एक राष्ट्रीय रोजगार मिशन की इतनी व्यापक और महत्वाकांक्षी रूपरेखा कागज पर तो तैयार की जा सकती है, पर क्या हमारे मौजूदा प्रशासनिक मशीनरी और राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता और इच्छा शक्ति है कि वो इस जटिल बहुआयामी प्रयास को सफलतापूर्वक लागू कर सके? ये बड़ा सवाल है, खासकर तब जब इसमें केंद्र और राज्यों के बीच गहरे समन्वय की जरूरत होगी। और अक्सर हमने देखा है कि यहीं पर अच्छी योजनाएं भी अटक जाती हैं। इस क्रियान्वयन की चुनौती पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये वास्तव में एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है, जिस पर नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और हम सभी नागरिकों को मंथन करने की जरूरत है। खैर, इस गहन पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। भारत के रोजगार संकट और द प्रिंट द्वारा सुझाए गए समाधानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इस विश्लेषण से सहमत हैं? आपके अपने क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं और सवाल इस महत्वपूर्ण विमर्श को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपको द प्रिंट के इस लेख का हमारा ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो और आप भविष्य में भी यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी गहन चर्चाओं और विश्लेषण से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे।